सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शद्दाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज जिस शख्सियत के बारे में हम आप तक बातें पहुंचाने वाले हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जो अदाकारी का इदारा है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रियलिज्म को हमारे सामने रखा। एक वो वाहिद एक्टर जिन्होंने ये दिखाया कि रियल एक्टिंग होती क्या है। आपके अंदर से वो जज्बात जब अक्कासी करते हैं किसी बात की, तब वो हाव भाव किस तरह से आपके चेहरे पर दिखने चाहिए। वो ऐसे एक अदाकार जिनके नक्शे कदम पर हर कोई चलना चाहता है। मैं बात कर रही हूँ ननददन दिलीप कुमार साहब की। आज हमारे शो में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जो दिलीप कुमार साहब के बहुत ही खास दोस्त हैं और बहुत ही बड़े फैन हैं। उन्होंने दिलीप कुमार साहब पर किताब भी लिखी है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में दिलीप कुमार साहब की जिंदगी के शुरुआती पलों पर एक रोशनी डालते हैं। 11 दिसंबर 1922 को यूसुफ खान के नाम से पेशावर में पैदा हुए। दिलीप कुमार के वालिद साहब गुलाम मोहम्मद सरवर खान फ्रूट मर्चेंट थे। 13 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे दिलीप कुमार। खानदान में सभी तालीम याफ्ता थे। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी जुबानों से सभी वाकिफ थे और दिलीप कुमार के दादा हाजी मोहम्मद खान का ज़ौक़ शेर व शायरी की तरफ भी था। ऐसे में शेर व शायरी की तरफ दिलीप साहब का भी जहन बचपन से ही रहा और चूंकि अदब का ही माहौल था घर पर, तो दिलीप साहब भी कई जुबानों से वाकिफ हुए और लिखने, पढ़ने, बोलने में भी महारत हासिल की, जिनमें पश्तो, हिंदको, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी जुबानें काबिल गौर है। चूंकि दिलीप कुमार साहब के वालिद व्यापारी थे, फलों का कारोबार करते थे, ऐसे में कारोबार में मजीद तरक्की के लिए वो पेशावर से मुंबई चले आए। साल था 1926। क्रॉफर्ड मार्केट में किराए की जगह ली। फलों का कारोबार तो अच्छा चला, पर मुंबई की दौड़ती भागती जिंदगी ने पठान फैमिली की तबीयत को बिगाड़ दिया। दिलीप साहब की वालिदा आयशा बेगम और एक भाई अयूब की तबीयत नासाज होने लगी और खान फैमिली हिल स्टेशन देवलाली शिफ्ट हुई, जो मुंबई से 65 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। यहाँ बानिस स्कूल में दिलीप साहब ने दाखिला लिया और उनका ज़ौक़ फुटबॉल की तरफ गया, जो इनका पसंदीदा खेल रहा। दिलीप कुमार के वालिद गुलाम सरवर खुद तो मैट्रिकुलेट थे, ज्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाए थे, पर बच्चों को अच्छी तरबियत और आला तालीम देने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार को मजीद तालीम दिलाने के लिए उनके वालिद साहब सरवर खान ने उनका दाखिला मुंबई के अंजुमन इस्लाम स्कूल में करवाया, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के ठीक ऑपोजिट था, अभी भी है। क्रॉफर्ड मार्केट में उनकी दुकान के एकदम नजदीक भी। दिलीप साहब इंग्लिश, पर्शियन और उर्दू जुबानों में माहिर तो थे, पर स्कूल में इनकी हाजिरी कम ही रहती थी। अपनी शाम आजाद मैदान में हॉकी और फुटबॉल खेलते बिताते और जो भी जेब खर्चा मिलता उसका या तो फालूदा खाते और इंग्लिश फिल्में देखा करते। मैट्रिकुलेशन के बाद यूसुफ साहब ने विल्सन कॉलेज में दाखिला लिया। वक्त गुजरता गया और 1937 में दूसरी जंग अजीम के शुरू होने से पहले ही खान परिवार को भी देवलाली छोड़ना पड़ा, जिसका अफसोस यूसुफ खान को अभी तक है। बरतानवी हुकूमत ने देवलाली को मिलिट्री कैंटोनमेंट करार दिया और बरतानवी आर्मी और गवर्नमेंट एजेंसीज ने कई इमारतों को अपने कब्जे में लिया, जिनमें सरवर खान का बंगला भी रहा। फिर से खान फैमिली को मुंबई की तरफ रुख करना पड़ा और पाली हिल में किराए पे रहने लगे। बाद में दिलीप साहब ने पाली हिल में एक बंगला भी खरीद लिया। खैर, उस वक्त दिलीप कुमार महज 15 साल के थे और सरवर खान का कारोबार धीरे धीरे घाटे में आया। उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। घर बिक गया, कारोबार भी बिक गया और माली हालत भी खराब हुई। अब दिलीप कुमार को ऐसे में पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उन्हें नौकरी करनी पड़ी। मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी की माहाना तनख्वाह 36 रुपया थी। नौकरी करते करते उन्होंने मालिकों से इजाजत ली खुद का फ्रूट स्टॉल खोलने की ब्रिटिश बैरक कैंटीन में, और वही फल बेचने लगे बरतानवी आर्मी और उनकी फैमिली को। ऐसे में काफी मुनाफा हुआ। उन्हें साथ साथ स्टॉल पर चाय कॉफी भी बेचना शुरू किया और ऐसे में यूसुफ साहब माहाना 1000 रुपए कमाने लगे। लेकिन कुछ तो कमी थी।
जो अभी पूरी होनी बाकी थी। वक्त ने करवट ली। आर्मी कैंटीन में यूसुफ खान के स्टॉल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। यूसुफ खान 5,000 रुपए जमा कर चुके थे। ये लेकर वो मुंबई आए अपने घर और यहाँ वालिद साहब की मदद के लिए और कुछ नया काम शुरू करने के लिए तैयार थे। तैयारी में लगे थे तो डॉक्टर भसानी से चर्च गेट स्टेशन पर मुलाकात हुई, जिन्होंने इन्हें अपने साथ बॉम्बे टॉकीज में आने को कहा। बॉम्बे टॉकीज में एक्ट्रेस देविका रानी से दिलीप कुमार की मुलाकात हुई। ये मुलाकात ये रंग लाई कि देविका रानी को दिलीप कुमार साहब बहुत पसंद आए। उन्होंने उन्हें अपनी कंपनी ज्वाइन करने को कहा। माहाना सैलरी 1,250 रुपए मुकर्रर की गई। चूंकि दिलीप साहब उर्दू में अच्छे थे तो स्टोरी राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग में मदद किया करते थे। फिर देविका रानी ने यूसुफ खान को नाम बदलने को कहा और दिलीप कुमार नाम रखने को कहा और ऐसे में 1944 में जवाहर बाटा में इन्हें कास्ट किया गया और फिर मेगा स्टार की शुरुआत हुई हिंदुस्तानी सिनेमा में। हमारे साथ है महवे गुफ्तगू दिलीप कुमार साहब पर बातें करने के लिए डॉक्टर त्रिनेत्री बाजपेयी। बहुत बहुत आपका खैर मकदम है हमारे शो। बहुत शुक्रिया आपका और मुझे यहाँ इनवाइट करने का शुक्रिया। एक केमिकल इंजीनियर जी, साथ में शायर भी और बहुत बड़े ऑथर देवानंद साहब पर आपने किताब लिखी, उसके बारे में गुफ्तगू हुई। दिलीप कुमार साहब पर भी आपने किताब लिखी। दिलीप कुमार साहब, देवानंद दोनों आपके बहुत चहीते और दोनों आपको बहुत पसंद भी करते थे। अब दिलीप कुमार साहब पर यादें ताज़ा हो रही हैं। शुरुआत में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी मुलाकात दिलीप कुमार साहब से पहली मर्तबा कब हुई थी? शायद मधुमती की शूटिंग के दौरान। देखिए, ये है, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने ये मौका दिया मुझे। डॉक्टर त्रिनेत्र बाजपेयी मुझे कहते हैं। डॉक्टरेट मुझे ऑनरेरी मिली हुई है, फ्रेंच यूनिवर्सिटी ने एक दी है, केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजीज पे। फिल्म और म्यूज़िक मेरा शौक़ है। मैंने अभी वो सिल्वर जुबली हिट हुई हमारी पिक्चर, फिर उसी मोड़ पे बनाई। उसके पहले एक सीरियल बनाया था, बहुत चला था, खयाम साहब का म्यूजिक था, लेक टंडन का डायरेक्शन था, बिखरी याद निखरी प्रीत, दूरदर्शन के ऊपर। दिलीप साहब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं ही नहीं, मेरी बेगम और मेरी बेटी जो मेरी को ऑथर है अंशुला बाजपेयी। मेरा नाम इसमें लिखा है जैसे त्रिनेत्र बाजपेयी और अंशुला बाजपेयी। अंशुला मेरी बेटी। हम दोनों ने किताबें लिखी। हम जब भी किताब लिखी है हम लोगों ने मिल के लिखी है। और जहाँ जितना मुरीद हूँ दिलीप साहब का, उतनी ही मुरीद मेरी बेगम है और हम दोनों से ज़्यादा हमारी बेटी है। और हम लोगों की 20 मुलाकातें हुई दिलीप साहब। तो किस्सा यूँ है कि देखिए, हमारे ग्रैंडफादर थे पंडित हरिश्चंद्र बाजपेयी, उनके साथ हम लोग छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में नैनीताल जाते थे। तो साहब गाड़ी से उनकी जा रहे थे, गाड़ी रोक दी गई। अब वो मिनिस्टर थे, उतनी बड़ी कि गाड़ी रुकवा दी गई, क्या हो रहा है। तो सामने से दिलीप साहब चले आ रहे हैं, गाना पिक्चराइज हो रहा था, सुहाना सफ़र और ये मौसम होता, मधुमती फिल्म का। बिमल रॉय साहब थे, दिलीप गुप्ता कैमरामैन उनके। बड़ा अच्छा लगा। उस ज़माने में यूँ था कि मैं 8 साल का था, 8 या 9 साल का, 1958 की बात है शायद। 8 साल का था और मैं बहुत मुतासिर था। कैरी ग्रांट और ग्रेगरी पेक और क्लार्क गेबल थे। हिंदी फिल्में मुझे अच्छी नहीं लगती थी और ना मैं कभी देखता था। तब चूँकि वहाँ दिलीप साहब को देखा, उसके बाद तो हमारे ग्रैंडफादर से बड़ी बहुत मोहब्बत से मिले और हम लोगों को इन्वाइट किया। रानी खेत में एक गेस्ट हाउस था, वहाँ हम लोग गए, उनके साथ काफ़ी बातचीत हुई। तो वो याद रही। तो मैंने कहा जब इस एक्टर को मैंने देखा है तो इसकी एक पिक्चर भी देख लेते हैं। तो मधुमती रिलीज हुई और यकीन मानिए उस ज़माने में 8 साल का बच्चा मैंने देखी, उसने मेरे जहन पे वो असर छोड़ा कि वो पिक्चर मैंने थिएटर में 54 टाइम्स देखी। क्या बात! मुझे एक एक डायलॉग याद है, एक एक सीन याद है, एक एक कैमरा मूवमेंट याद है। क्या इट्स अ सररियल ड्रीम। मधुमती जैसी पिक्चर बनी नहीं, न बन सकती। और ये भी मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहती हूँ, उस फिल्म के जो कैमरामैन थे वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड आपके थे जी। उनके और आखिरी दिनों तक भी, आयाम तक आपके साथ रहे वो। उनके जो दामाद थे नटवर बनर्जी साहब, मेरे कलीग थे जी। और उस वक्त उनके ज़रिए उनसे मुलाकात हुई। और उन्होंने बहुत बताया कि किस तरह मधुमती शूट हुई। उसके अलावा बिमल रॉय साहब के वो कैमरामैन थे। बिमल रॉय साहब को मैं बहुत
आदर करता हूँ और बहुत बड़ा फिल्मकार उनको मानता हूँ। जी, हकीकत को उजागर करने की हमेशा उनकी कोशिश रहती थी, सामाजिक मुद्दों को सामने लाने की कोशिश रहती थी विमल रॉय साहब की। खैर उन्होंने रॉय साहब के साथ कई और फिल्में भी की, लेकिन मधुमती की बात आ गई। जैसे आपने कहा 8 साल के आप थे, एक छोटा सा बच्चा, उस फिल्म की शूटिंग के दौरान जो आपने देखा, अदाकारी का इदारा कहे जाने वाले माने जाने वाले दिलीप कुमार साहब को देखा, तो वो एक छाप, गहरी छाप आपके जहन पर रही। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और बुक लिखने की कहाँ से शुरुआत हुई? वैसा हुआ कि देखिए, मधुमती के बाद मैं कलेक्टर हूँ ज़हनी तौर पे, और मैंने इनकी क्लिपिंग्स, इनके बारे में जो भी छपता था, इनके फोटोग्राफ्स को प्रिजर्व करने शुरू किए, उनके एल्बम बनाने शुरू किए। 1958 से लेके आज तक मैं वो करता चला आ रहा हूँ। तो एक बार हमारी बिटिया ने सजेस्ट किया अंशुला ने कि देखिए, आपने इतना कुछ लिखा है इनके ऊपर, हम लोगों को इतना पता है इनके बारे में, तो मुलाकातें हो चुके हैं, तो क्यों नहीं इसको किताब की शक्ल दी जाए। तो वो सब कटिंग्स को ले के कोई 100-150 पन्ने थे वो, उनको हमने अरेंज किया। कुछ 600 पेज में वो पूरा एक ठीक से लगा करके हम लोग दिलीप साहब से मिलने गए। उसके पहले हमारी मुलाकात हुई थी बैराग के सेट पे, और यकीन मानिए उस 1958 की बात, वो मेरे ग्रैंडफादर से मुलाकात उनको याद थी। क्या बात है। और उस वक्त उन्होंने कहा था, जब कभी बम्बई आना भाई, हमारे लिए दशहरी आम ज़रूर लाना। बड़े शौकीन जी, हैं। और 1975 में 1975 उन्होंने कहा, मैं आप याद नहीं है, लेकिन वो आम कहाँ हैं, दशहरी आमों की बात हो रही थी। खैर, तो बड़े मिलनसार, तो फिर वहाँ से मुलाकात शुरू हो गई, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, 20 मुलाकातें। वेल, यहाँ ये बात भी मैं जानना चाहूँगी, मधुमती की आपने बात छेड़ी, क्योंकि मधुमती ऐसी फिल्म रही है, मैक्सिमम अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, चाहे वो बेहतरीन अदाकारी का हो, चाहे बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी का हो, बेहतरीन डायरेक्शन विमल रॉय साहब को, हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में उसे अवार्ड से नवाजा गया है। दिलीप कुमार साहब की अदाकारी की अगर हम बात करें, मधुमती से लेकर जो आपने देखा, और किन किन फिल्मों में, आन हो, दीदार हो, उनकी फिल्म उड़न खटोला हो, मुगले आजम हो, जिसमें नौशाद साहब का संगीत था, या जिन जिन फिल्मों का जिक्र आपने इस किताब में किया है, किस तरीके के अदाकार कैसे उभरे, क्यों वो अनमोल कहलाए जाते हैं हिंदुस्तानी सिनेमा? देखिए, वो यूँ है कि अदाकार, असली अदाकार वो होता है कि जब किसी पर्दे पर, जब किसी किरदार को पेश कर रहा है, तो अदाकार ना दिखाई पड़े, वो किरदार दिखाई पड़े। आप दिलीप साहब की कोई पिक्चर ले लीजिए, मुगले आजम ले लीजिए, वो शहजादा सलीम लगते हैं। नया दौर ले लीजिए, वो तांगे वाला लगते हैं। आप अंदाज ले लीजिए, निराश प्रेमी लगते हैं। देवदास में वो देवदास लगते हैं। शरद बाबू ने खुद कहा था कि देवदास की परिकल्पना मैंने ऐसी ही की थी, ये जीवंत कर दिया इस आदमी ने। ये उनके लफ्ज़ हैं, ये रिकॉर्ड पे है, जिन्होंने लिखा था। शरद बाबू बहुत बड़े उपन्यासकार। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इस चीज़ को हासिल करना बहुत कम लोगों ने किया है। आप नेचुरल एक्टिंग की बात कर रही थी, तो उसमें सबसे पहले एक्टर मेरे ख्याल से मोतीलाल साहब और अशोक कुमार जी। लेकिन उनको भी कहीं कहीं से कुछ प्रेरणा मिली, कुछ छाया मिली। दिलीप साहब तो मैंने कई दफ़ा बोला कि साहब आपका आइडल कौन है? उनका कुछ नहीं, मुझसे देविका रानी जी ने कहा, जिन्होंने इनको पहला ब्रेक दिया था कि यू डोंट बी यूसुफ, यू बी द एक्टर यू आर पोर्ट्रेइंग। और वो बात मैंने पकड़ ली, और फिर मैं वो एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा था आपकी आंखों में खून उतर आता है। गंगा जमुना में एक सीन में जब वो वैजंती माला को अनवर हुसैन जा करके परेशान कर रहे थे, कहते वो क्या होता था कि मैं बैठ जाता था, सर नीचा कर लेता था, खून इधर आ जाता था, खड़ा होकर शॉट दे देता था। तो मेरा कोई कमाल नहीं, डायरेक्टर का कमाल है। अच्छा। बहुत मॉडेस्ट आदमी है। तो इस तरीके से होता था कि पोर्ट्रेयल ऑफ द इनर लैंडस्केप ऑफ द कैरेक्टर ओनली दिलीप कुमार नोस। हम दिलीप साहब को बाकी एक्टर्स से कैसे जुदा कर सकते हैं? एक ऐसी क्वालिटी जो आपने देखी है, फिल्मी पर्दे पर तो बहुत ही बेहतरीन अदाकारी उन्होंने की है, सब उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, लेकिन आप पर्सनली चूंकि उनको जानते हैं, कोई ऐसी बात जो उनको बिल्कुल जुदा करती है हर एक से? ऐसा है, मैंने उनकी 60 पिक्चर्स हैं टोटल, जो कुछ में रिलीज नहीं हुई, एक दो, जैसे आग का दरिया और अलकलिंगा, कुछ वजूहात रही उनकी। 60 में से मैंने 56 फिल्म देखी हैं। 2 पिक्चरें नहीं देखी, ज्वार भाटा जो उनकी पहली पिक्चर थी, प्रतिमा जो दूसरी पिक्चर थी, क्योंकि वो मिलती नहीं है, वो दिलीप साहब के पास भी नहीं है।
मैंने इसमें इतने कैरेक्टर्स को जीते हुए उन्हें देखा, लेकिन जब हम दिलीप कुमार से मिलते थे तो मुझे उन कैरेक्टर में से एक भी शख्स नज़र नहीं आया उस शख्सियत के अंदर। हकीकत में बिल्कुल जुदा है, पूरी तरह से मुख्तलिफ हैं। दिलीप कुमार है। उन्होंने किताब लिखी अपनी सब्सटेंस एंड शैडो, तो वो सब्सटेंस है, शैडो जो है वो दिलीप कुमार है, सब्सटेंस यूसुफ खान है। और वो जितने बेहतरीन एक्टर थे उतने बेहतरीन इंसान है वो। और बहुमुखी प्रतिभा जिसको कहते हैं, ऑल राउंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर हैं। फ़नून लतीफ़ा जिसको फाइन आर्ट्स कहा जाता है, उसके हर पहलू की उनको जानकारी है और वो दिखाई पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि दिलीप कुमार सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, ना सिर्फ अदाकारी में बल्कि लैंग्वेज में भी। बहुत सारे ज़ुबानों पर इन्हें अबूर हासिल है, जैसे कि शुरुआत में अंग्रेज़ी ज़ुबान पर इतना ज़्यादा अबूर हासिल रहा और उसके बाद उर्दू। जब आप उनसे पर्सनली मिले हैं तो शेर व शायरी की तरफ उनका ज़ौक़ रहा है, तो कुछ शेर वगैरह मखसूस तरीके से आपके सामने भी उन्होंने कहे हैं, शेर व शायरी की महफिल और दादो तहसीन हासिल की होगी। बहुत दफ़ा एक शेर उन्होंने मुझे कहा था जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। बड़ा सेकुलर उनका एटीट्यूड था ज़िंदगी की तरफ। कहते थे खुदा एक है, जिस नाम से चाहे पुकार लीजिए। मैंने कहा आपको एक शेर कहना हो इस बारे में, क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिदे तंग नज़र ने मुझे काफिर माना। ज़ाहिदे तंग नज़र ने मुझे काफिर माना। और काफिर ये समझते हैं कि मुसलमान हूँ। दिलीप कुमार साहब को पहचानने के लिए हर एक इंसान को अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करनी है, थोड़ा चीज़ों को वसी तरीके से देखना है, तब दिलीप साहब को वो समझ पाएंगे। दिलीप कुमार साहब की लाइफ में तो कई सारी अदाकारा आई, लेकिन चुनिंदा लोग ही हैं जिनके साथ दिलीप कुमार साहब का राब्ता बैठा। शुरुआत अगर हम बात करें कामिनी कौशल जी की, यहाँ दिलीप कुमार साहब ने अपनी ज़िंदगी में भी कई चोटें खाई है। इस मामले में हम मोहब्बत के बारे में कहें, आपने अपनी इस किताब में कहीं तो जिक्र किया ही है। दिलीप कुमार साहब, कामिनी कौशल जी, उसके बाद मधुबाला उनकी लाइफ में आ गई और बाद में सायरा बानो। कुछ बातें आपकी उनके साथ हुई इस बारे में, ऑब्वियसली हुई होंगी कि वो क्या था, कब कब वो गमज़दा हो गए थे, कब कब गमगीन हो गए थे। देखिए ये बात सवाल जो आप मुझसे कर रही हैं मैंने उनसे किया हुआ है जो उन्होंने कहा वो मैं तफसील से तो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही बातें ऐसी बताई जो ऑफ रिकॉर्ड हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने कही कि देखिए हर शख्स मोहब्बत करता है। मोहब्बत एक तरफ से नहीं होती है, दो तरफ से होती है। और जब ये करते हैं और कर गुजरते हैं और उसमें नाकामी हासिल होती है तो चोट लगती है। तो ये चोट लगना हर अदाकार के अदाकारी में रंग लाने के लिए, उसको चमकाने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। तो अगर जैसे कामिनी कौशल या मधुबाला जी के एपिसोड हैं, दुनिया को मालूम, मैंने इस किताब में 2 चैप्टर लिखे, रियल रोमांसेस एंड रियल रोमांस। तो अब कामिनी कौशल जी के साथ था रोमांस, वो तकसीम करते हैं इस चीज़ को। लेकिन उसके बाद चोट लगी, और चोट लगने के बाद क्या हुआ, दीदार सामने आई। दीदार में उनकी काबिले दाद अदाकारी, वो जोगन, साइलेंट मूवमेंट। वो कहते थे देखिए हमने फिर ये सीखा कि क्या करना ये नहीं देखना है, व्हाट नॉट टू डू वाज बिगर प्रॉब्लम देन व्हाट टू डू। जैसे देवदास का कैरेक्टर, उसमें बिना कहे कन्वे करना है जी। तो बिना आंख नम किए दिल का दर्द दर्शक तक कैसे पहुंचाया जाता है, ये सिर्फ दिलीप साहब जानते हैं। कहीं ना कहीं जो चोट आप खाते हैं वो आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है और आपकी ज़िंदगी में कई सारे बदलाव भी लाता है जी। आपकी लाइफ में कई सारी चेंजेस भी लाता है। तो देवदास का आपने जिक्र किया, देवदास वन ऑफ द कल्ट फिल्म्स की श्रेणी में आती है कि फहरिस्त में आती है। और देवदास में बाद में शाहरुख खान ने भी देवदास में काम किया, उससे पहले भी देवदास बनी थी। लेकिन दिलीप कुमार साहब की देवदास सर्वश्रेष्ठ है, अपने आप में काबिल तारीफ है, उसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि जो मैंने चोट खाई वो मेरी फिल्मों में भी दिखा। देवदास का वो सीन, आखिरी सीन, वो कयामत ढाता है। वो कभी आखिरी सीन के बारे में आपने उनसे कहा, कुछ तफसीली तौर पर उन्होंने कहा? मैंने कहा हुजूर ये बताइए कि इस कदर दर्द कैसे पैदा हो गया कि गाड़ी वाले कितनी दूर है अभी। हाँ। उनका नहीं, मैंने ये सोचा कि ये तो देवदास जो है ये मौत के करीब है। और पहले तो था 3 बजे सुबह शूटिंग हुई थी मोहन स्टूडियो में। हाँ। रात भर शूटिंग चली थी। कहते हैं वैसे ही मैं आधा मरा हुआ था। ये बहुत बड़ा जोक उनका था।
और ये कैसे मैं करूं? तो मैंने कहा भाई इसमें दर्द पैदा करने के लिए मैं ये देखना है कि इंसान ऊपर जा रहा है तो जाते वक्त उसके अंदर एक तो ये इमोशन है कि वहाँ हम क्या देखने वाले हैं और दूसरा हम जो छोड़ रहे हैं। उनका नहीं, वो बात नहीं थी। उसमें एक चीज़ है कैरेक्टर के अंदर कि वो वादा करता है पारो से कि मैं एक बार ज़िंदगी में तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, आपकी चौखट पे ज़रूर आऊँगा, मरने से पहले दीदार ज़रूर करूँगा। और वो बात पूरी होगी कि नहीं, तो वो चीज़ दिखानी थी। तो मैंने वो जो डायलॉग था उसमें डाला कि बेचैनी दिखाई कि मुझे वहाँ मरने के पहले पहुँचना है। इस बात से वो जो सीन था इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। राइट। खैर देवदास पे हमारी कुछ बातें और हो जाएंगी, लेकिन फिल वक्त हमें लेना पड़ेगा वाजपेयी साहब एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलेंगे छोटे से ब्रेक के पार। आप देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज यादें ताज़ा हो रही हैं अदाकारी का इदारा कहे जाने वाले दिलीप कुमार साहब की, और हमारे साथ में हुए गुफ्तगू है दिलीप कुमार साहब के बहुत ही बड़े फ़ैन, जो ना सिर्फ उनके फ़ैन रहे बल्कि बहुत बड़े कदरदान और उनके अजीज़ दोस्तों में से रहे। ये है वाजपेयी साहब। किन किन एक्ट्रेसेस के साथ उनकी जोड़ी आपने उनके साथ डिस्कस की है, जिसमें दिलीप कुमार साहब का ये कहना है कि ये अदाकारा मेरी ज़िंदगी में बहुत ही बेहतरीन रही और मेरे कैरेक्टर को इन्होंने अपनी अदाकारी से चार चांद लगाई। ऑब्वियसली आपने जिक्र तो छेड़ा ही है अपने इस किताब में, लेकिन आपकी जुबानी जो पर्सनली आपने दिलीप साहब से बात जी जी मैंने ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं दिलीप साहब से पूछा मैंने कहा ये बताइए हुजूर कि इतनी कमाल तरीन एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम किया, इतनी खूबसूरत औरतों के साथ, इतनी ज़हीन एक्ट्रेसेस के साथ, हु वाज द बेस्ट, कौन था? कहने लगे छोड़ो भाई वो तो हो गया, अब कर गुजरे, वो भी कर गुजरी, मैं भी कर गुजरा। मैंने कहा एक नाम तो लीजिए। कहने लगे नलिनी जयवंत। आई वॉज वेरी सरप्राइज। बहुत बड़ी बात कही कि देखिए वैसे तो मैं एक्टिंग कर लेता था और लोग समझते हैं कि मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनके सामने बहुत संभल के काम करना पड़ता था। ये उनके लफ्ज़ हैं। मतलब उनके जहन में था उनका कॉम्पिटिटर नन अदर देन नलिनी जयवंत है। मतलब उनको कम्पीट कोई कर सके, दैट ही हैज़ टू बी ऑन हिज गार्ड टू परफॉर्म इक्वली। That was a challenge. अब ये बात बहुत कम लोगों को पता है, मैंने किताब में इसका जिक्र किया, लेकिन मेरे हिसाब से नरगिस जी, मधुबाला जी, वैजयंती माला जी कमाल के इनके साथ थी। यहाँ बात आती है मधुबाला जी की, और मधुबाला जी उनकी लाइफ में ख़ास अहमियत कहाँ मिल रही? बेशक। और ऐसा कि पूरी दुनिया को पता है, ये राज किसी से न छुपा है और ना छुपने वाला था तब और ना छुपेगा। आगे सदियां जो है वो भी नस्लें, आने वाली नस्लें हैं, वो भी रश करेंगी इन दोनों की मोहब्बत के बारे में, लेकिन फिर से अधूरा, फिर से दोबारा चोट खाई दिलीप कुमार साहब ने। उस चोट के बारे में, मधुबाला जी के बारे में जब आपने उनसे पूछा तो क्या रिएक्शन था उनका? जब आप उनसे बात किया करते हैं या बात किया करते थे मखसूस तरीके से, चेहरे का एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव, क्या कुछ बीती यादें, बीती कहानियां सामने आती थी? इस किताब का एक रफ ड्राफ्ट मैंने उनको दिखाया था। उसमें एक सफ़ा ऐसा था जिसपे वो अपना अंगूठा रख के 10 मिनट तक बात करते रहे, और वो फोटोग्राफ थी मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए फ्रॉम द फिल्म मुगले आजम। हमने कहा आप ये दिलीप साहब, उन्होंने बहुत बातें बताई और हकीकत में बयान किया कि क्या हुआ था। मैंने उसकी तरफ इशारा किया है। हुआ ये था कि देखिए राब्ता कायम हो गया पहली पिक्चर से, तराना गाना है उसमें, आप देखिए कभी, नैन मिले नैन हुए बाबर, आप उसमें देख सकते हैं प्रिस्टीन लव। वो जो केमिस्ट्री थी वो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री नहीं थी, वो ऑफ स्क्रीन भी थी। तो एक बार एक इंटरव्यू लिया था, शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किसी ने, उनसे पूछने की कोशिश बहुत की, उनका जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं मैं बताऊँगा नहीं। तो अब वो उन्होंने जो मुझसे कहा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आप बताएंगे नहीं क्योंकि उन्होंने आपसे वादा किया होगा, वादा खिलाफी नहीं कर सकते आप अपने अजीज दोस्त। लेकिन अगर आप किताब पढ़ेंगे तो इसमें इशारे हैं। वो बात क्या उन्होंने आपसे कही जो नया दौर के बाद जो भी मामला हुआ था, कोर्ट केस हुआ था बी.आर. चोपड़ा के साथ, जो भी हुआ था, आपको रोकना नहीं चाहता। कोर्ट में उन्होंने तकसीम किया था कि आई हैव लव्ड मधुबाला ऑल माय लाइफ एंड आई विल लव हर टिल आई डाई। लेकिन कोर्ट के रिकॉर्ड में हमारी भी बातें हुई मधुबाला जी की बहन के साथ, छोटी बहन के साथ, वहां भी यही बात स्पष्ट तरीके से सामने आती थी कि वो एक सॉरी जो था, वो कह रही थी मधु जी जो है वो हमेशा यही कहती थी कि
सॉरी पे अटक गया मामला। दिलीप साहब ने अगर सॉरी बोला होता तो शायद चीजें अलग होती। क्या आपने दिलीप साहब से कभी पूछा कि आपने सॉरी क्यों नहीं बोला, वो ईगो क्यों रखा? व्हाई वाज दैट ईगो? आप मुझे उकसा रहे हैं। इन लव आप नहीं, मुझे नहीं, उकसा नहीं, रहे मैं हैं तो इसलिए आपके खास अजीज दोस्त हैं इसलिए पूछ रही हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस किसी ने भी ये कहा ये हकीकत से बहुत दूर है। पहली बात, एक पठान है दिलीप साहब, यूसुफ खान नाम है उनका। आप सोचती हैं किसी पठान ने कभी सॉरी बोला है? नहीं बोलते। दूसरी बात, सब कुछ तैयार था, कादी तैयार था, समय मुकर्रर हो चुका था, वक्त मुकर्रर हो चुका, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। अब दुल्हन ना आए तो फिर किसकी गलती? दुल्हन ना आए जी। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि मधुबाला जी की ही गलती थी? जी, दुल्हन तो वही थी। उनकी गलती नहीं थी, वो दिल से चाहती थी उनको। हाँ, उनके वालिद साहब। जी हाँ, जिसकी गलती थी वो सारी दुनिया जानती है। हाँ, अब कोई बेटी अपने वालिद को बुरा नहीं कहेगी कभी। इस और भी हमारा इशारा केंद्रित किया कि वो आखिरी दम तक दिलीप कुमार साहब को ही याद करती रहती नहीं, उनकी बड़ी देखिए दरिया दिली थी और भले ही किशोर के साथ उन्हें शादी करी थी, लेकिन फिर भी दिलीप साहब को हमेशा याद किया करती थी। जी, वो जो था, इट वाज अ डिलेड रिबेलियन, जो किशोर कुमार से शादी कर ली। यस, जैसे नया दौर। अब आउटडोर शूटिंग है पिक्चर, अगर आप देखिए तो आउटडोर में ही शूट हुई पिक्चर। पूरा 3/4 ऑफ द फिल्म इज शॉट आउटडोर। उनको आउटडोर जाने मना कर दिया उन्होंने, अताउल्लाह खान साहब ने। तो इंडोर तो शूट नहीं करते, पिक्चर को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बी आर चोपड़ा वाज राइट एंड ही वन द केस अगेंस्ट। ही वन द केस अगेंस्ट। तो एक वक्त ऐसा है कि मेरे ख्याल से, मैं जानता नहीं, मैंने मधुबाला जी के कभी मुलाकात मतलब पूछा नहीं, देखा मैंने उनको सेट के ऊपर। उनकी बहन से भी मैं कभी मिला नहीं, लेकिन ऐसा हुआ होगा, मुझे लगता है कि बहुत ओवर बेयरिंग हो गई थी बात, तो रिवोल्ट बहुत लाजमी था। लेकिन जब दिलीप साहब ने शादी कर ली सायरा जी से, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ख्याल रखा दिलीप साहब का, और अभी भी रख रही हैं, बहुत ख्याल रख रही, और बड़ी सक्सेसफुल मैरिज रही। उस वक्त जो इन्होंने लिख के दिया है मधुबाला जी ने, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट जैसे किया है दिलीप कुमार साहब को, वो पढ़ने की चीज़ है, उनकी किताब में भी मेंशन किया है। और उनके इंतकाल के कुछ रोज़ पहले दिलीप साहब गए थे उनके घर पे, और उस समय भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। उनका था अगर मैं कोई फिल्म में, सायरा बानो जी का जिक्र यहाँ आया, उनकी लाइफ में सायरा बानो आ गई और ऐसे हवा ने रुख इख्तियार किया कि सब कुछ पल भर में बदल गया और इनके हित के लिए बहुत अच्छा था। अब आपकी तो मुलाकातें बहुत ज़्यादा है, सायरा जी ने खुदा का दर्जा दिया है दिलीप साहब को, अभी भी उन्हीं के साथ है, बहुत ही ध्यान रखती हैं। आप जब इनके घर जाते हैं तो इक्वेशन दोनों की क्या रहती है, और दिलीप साहब तारीफों में क्या कहते थे सायरा बानो को? वो दिखाई पड़ता है, उनका जो ज़हनी ताल्लुक़ है और जो उनकी मोहब्बत है वो सामने दिखाई पड़ती है। और ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ एंड शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हर हस्बैंड। आज की बात नहीं जाए, इस वक्त तो वो बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, और वो जिस तरह उनका ख्याल रख रही हैं, लेकिन शुरू से हमने अच्छे दिनों में देखा, जब सेहतमंद थे दिलीप साहब, बहुत अच्छा था। और वो बहुत ज़्यादा केयर करती थी अपने हस्बैंड की। अब वो जैसे हम बैठे हुए हैं, कुछ पोटैटो चिप्स रखे हुए हैं, तो जब सायरा जी हैं तो उनकी हिम्मत देखिए खाएंगे, हम तो कहते हैं आप लोग खाइए, और एक आध उठा लेते और बड़े खुश मिजाज इंसान, और बड़े जोक्स करते थे। उनकी जो नानी थी सायरा जी की, उनको रात में डराते थे, क्या क्या करते थे, बड़े किस्से हैं इसके। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छा राब्ता था, और अभी भी है, हमेशा अभी भी है। म्यूजिक की तरफ हम इशारा यहाँ गामजन करना चाहते हैं आपका। दिलीप कुमार साहब का म्यूज़िक के प्रति भी बहुत अच्छा रुझान रहा। इनफैक्ट नौशाद साहब के साथ अक्सर व बेशतर बैठा करते थे, नौशाद साहब बजाया करते थे हारमोनियम और वो कुछ न कुछ गुनगुनाया करते थे। और नौशाद साहब से ये भी कहा था एक दिन ज़रूर मैं आपके लिए एक बड़ा सा एल्बम निकालूंगा और खुद ही गाऊंगा, जबकि उन्होंने आवाज़ बख्शी है कई सारी फिल्मों। मौसीकी के प्रति उनकी जो लगन है, ये आपने कभी उनसे पूछा कहाँ से आ गई, कैसे आ गई? वो यूँ था कि देखिए उनको उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे फूल पत्तियों में, मुझे पंछियों की चहचहाट में, मुझे कायनात में मौसीकी नज़र आती। देखिए मौसीकी को महसूस करना अलग बात है, मौसीकी एब्स्ट्रैक्ट थी, उसको नज़र आना।
कहते हैं मैं रिलेट करता हूँ, और जब भी मैं कहीं जाता हूँ मुझे कुछ दिखता है उसके बैकग्राउंड में मुझे अपने आप बैकग्राउंड म्यूजिक दिखाई पड़ता है। ये उन्होंने मुझसे कहा था। और उसी तरह से उनको शायरी का बहुत शौक था, तो शायरी और मौसीकी का मेल होता है। और नौशाद साहब के साथ 15 फिल्में उन्होंने की। आप दिलीप कुमार और नौशाद के म्यूज़िक को का एक जो टीम बनी थी उससे जो इफेक्ट पैदा होता था वो आप उन फिल्मों को देखिए जिनमें नौशाद साहब का म्यूज़िक नहीं है, फ़र्क महसूस होगा। जब हम बात कर रहे हैं मुगले आजम की, उसका हर एक सीन अपने आप में कमाल है, और साथ में एक डायरेक्टर मिलना भी कि आसिफ साहब बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। वो तो वो एक जुनूनी शख्सियत थी, जुनूनी शख्सियत है वो भी, जो उन्होंने जुनून में कर दिया वो कर दिया उन्होंने। और एक यादगार फिल्म हमारे सामने है जिसका कोई तोड़ नहीं है। अब मुगले आजम की बात करें, मैं ये बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, आपने भी कई मरतबा दिलीप साहब से पूछा होगा कि थ्रू आउट द शूटिंग ऑफ मुगले आजम वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं करते थे। ये दिलीप साहब से आपने पूछा कि क्या वाकई में ये था कि आप शूटिंग के दौरान, मुगले आजम की शूटिंग के दौरान आप एक दूसरे से में गुफ्तगू नहीं थे, आप एक दूसरे से बात नहीं करते थे? उनका आंसर क्या था इस बारे में? देखिए, उन्होंने मुझसे साफ कहा कि मुगले आजम 10 साल के वक्फे में बनी। 10 साल हुए 1950 से लेकर 1960 तक। पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हुआ 1959 में जब पिक्चर मुकम्मल हो चुकी थी। और 10 साल के वक्त में उनकी जो रियल अनबन हुई मधुबाला के साथ वो हुई है 1957 में, जब नया दौर आया। 7 साल तो बातचीत रही, 3 साल में 2.5 साल नहीं रही तो क्या बात। तो जो इंटेंस सीन्स थे वो कहते थे, जो लव सीन्स थे, जैसे उसमें जो प्रेम जोगन बन जाऊं जो गाना, उसके ऊपर जो साइलेंट रोमांस है वो बेमिसाल है जी। और उस वक्त आप बैकग्राउंड म्यूजिक देखिए, उसके बाद जो कमल का फूल जा रहा है जो नौशाद साहब का, तो वो रियल रोमांस था। इट वाज नॉट रियल रोमांस। वो शहजादा सलीम थे और वो अनारकली थे, और ऐसा शहजादा सलीम अनारकली कभी नहीं आएंगे। सही। मुगले आजम रंगीन के प्रीमियर पे दिलीप साहब ने बोला भी था कि अल्लाह करे वो लोग लौट आए, वो अनारकली लौट आए, वो अकबर लौट आए। वेल हम एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम जब लौट कर आएंगे हम दिलीप साहब की यहूदी फिल्म पर बात करेंगे। यहूदी फिल्म भी अपने आप में काबिल तारीफ है। उस फिल्म में उनका कैरेक्टर, वो इंटेंस कैरेक्टर उनका एक बार फिर से ये याद दिलाता है कि दिलीप साहब का कोई सानी नहीं है, उनकी अदाकारी का कोई सानी नहीं है। उस पर हम बात करेंगे, मजीद रोशनी डालेंगे, लेकिन इस छोटे से वक्फे के पार लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलेंगे ब्रेक के पार। जिक्र आता है तो इंसान अलग तरह के आलम में खो जाता है। वो आलम जो आपको अदाकारी का इदारा लगे, वो आलम जो आपको हकीकत से वाकिफ करवाता है, वो आलम जहाँ दिलीप साहब की अदायगी है, जहाँ दिलीप साहब के बोल है, जहाँ दिलीप साहब की बातें हैं, वो पैशन, वो जुनून है, वो दिलीप साहब है। आज दिल ने फिर याद किया, हमें दिलीप साहब पर ही बातें हो रही हैं, और हमारे साथ हैं उनके बहुत बड़े फैन, ऑथर, प्रोड्यूसर। दिलीप साहब की यहूदी का जिक्र आया था। यहूदी फिल्म में एक रोमन का किरदार इंटेंस, एक बार फिर से उनकी आंखें देखिए, उनकी आंखें बोलती हैं, ये मेरा दीवानापन है। उसमें देखिए वो हरकतें, दिलीप साहब एक अलग तरह के अदाकार थे। ऐसा लगता था बिल्कुल एफर्टलेस उनकी एक्टिंग है। एक ऐसे अदाकार जो कुछ करते ही नहीं है, उनसे बस हो जाता है, जो इस फिल्म में भी सामने आ रहा है। वो ये होता था कि कैरेक्टर में उतर जाते थे, इस वजह से हो जाता था। ही वाज द कैरेक्टर। वो मार्कस थे उस वक्त जब यहूदी परफॉर्म कर रहे थे। ही वाज नॉट दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, as I have said, is completely removed from the character he played. आप कभी उसमें आपको शहजादा सलीम नहीं दिखेगा, उसके अंदर आपको गंगा जमुना का गंगा नहीं दिखेगा, ना नया दौर का तांगे वाला दिखेगा, ना यहूदी का मार्कस दिखेगा। सही। आप यहूदी की बात कर रही हैं तो यहूदी में एक बंद है, शैलेंद्र जी का लिखा बहुत कमाल का गाना, शंकर जयकिशन का, ये मेरा दीवानापन है, जो आपने बड़ा अच्छा गुनगुनाया भाई। तो कि ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे। उसमें एक हताशा है, बिल्कुल बेजार हो चुका है इंसान, हम फिर नहीं आएंगे। उस फिर नहीं आएंगे हम को आप देखिए, और देवदास के गाड़ी वाले कितनी दूर देखिए, दोनों में सेम इमोशन है लेकिन अदायगी डिफरेंट है। दैट वाज दिलीप कुमार द एक्टर। ही यूज्ड टू मॉडल हिमसेल्फ
like the character. A Roman would express his disappointment differently than a Bengali Devdas. वो चीज़ समझ, ये बहुत ही बारीक बात है। आप नोटिस करिए पिक्चर में, ये वही कर सकते थे और किसी ने नहीं किया। चाहे वो क्लार्क गेबल हो, चाहे वो अशोक कुमार हो, चाहे कोई, मैं ओपनली कहता हूँ। सही। देखिए, ही इज द ग्रेटेस्ट एक्टर on either side of Suez Canal. There was never a Dilip Kumar, there shall never be a Dilip Kumar. There shall never be a Dilip Kumar. और ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप उनके अजीज दोस्तों में से रहे हैं और आप उनके बहुत बड़े फैन रहे हैं। अब मैं एक सिनेमा प्रेमी की तरह बोल रहा हूँ जी, मैं दिल से कह रहा हूँ, दिल से कह रहे हैं, और दिल से सब लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है। और उनके खास दो जिन लोगों के साथ काम भी उन्होंने किया है वो भी कुछ कह रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको भी। बात है दिलीप साहब के बारे में जितनी भी बातें की जाए कम है, लेकिन जब आप दिलीप साहब से मिले तब कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी सामने आ गई होंगी जो हम लोगों को नहीं पता। किससे उन्होंने बताया? हाँ, किससे? जरूर। जैसे ये कि कैमरा, मान लीजिए शूटिंग हो रही है, कैमरा बंद हो जाए या कैमरे में रील ना पड़ी हो, कहते साहब मैंने बड़ी तैयारी की और प्राण जैसा सामने एक्टर था, मधुमती का क्लाइमैक्स, हाँ 8 बजने में राजा साहब अब ज़्यादा वक्त नहीं है। कहते पूरा सीन 15 मिनट का सीन है और विमल रॉय ने 3 कैमरे लगा के एक टेक में लिया था और बहुत अच्छा हुआ। विमल रॉय ने आके पीठ थपथपाई और उस वक्त दिलीप गुप्ता है उनका, विमल दा 1 मिनट, पता चला कि कैमरों में रील ही नहीं डाली गई थी। ओह, तो कहते हैं वो तो विमल दा थे, उन्होंने आके चुपचाप कहा भाई फिर से कर दो, एक बार फिर से कर लो। आपके पसंदीदा नगमों की अगर हम बात करें तो किस तरह के नगमे उन्हें अजीज थे जो उन्हीं की फिल्मों से हैं? उनको देखिए तलत साहब की आवाज़ बहुत पसंद थी और रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म बैठती थी। तो मेरा जीवन साथी बिछड़ गया तो खत्म कहानी हो गई, बाबुल का जो गाना है उनको बहुत बहुत पसंद है। सीने में सुलगते हैं अरमां, तराना कानिल्ला का गाना विश्वास साहब का। उसके अलावा नौशाद साहब के ज़्यादातर गाने। एक गाना था थी रामचंद्र साहब ने उनके लिए कंपोज किया था, अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे, मैं हूँ तेरा तो अपना बना ले मुझे, इंसानियत जी। बहुत बढ़िया इमोट भी उन्होंने पसंद था उनको बहुत ज़्यादा। कुछ तलखी रही उन्हें अपनी लाइफ में किसी से या इंडस्ट्री में किसी भी फर्द से या अपने को स्टार से, कंटेम्पररी से रही है कभी? नहीं, ऐसा जिक्र उन्होंने किया नहीं, ना रही, और वो रंजिश दिल में नहीं रखते थे। पठान आदमी थे, अगर होता तो कहते थे। अब देखिए उन्होंने काम किया किनके था, अशोक कुमार, चंद्रमोहन, मोतीलाल, देवानंद, राज कपूर, मैं नेम द एक्टर, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन। राइट, देवानंद का जिक्र आया, चूंकि आपने देवानंद साहब के ऊपर भी किताब लिखी है, उनके भी बहुत बड़े मुरीद रहे आप, वो आपके मुरीद रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात रही आपकी लाइफ में कि ये सारे आपके मुरीद रहे और आप उनके मुरीद रहे। मामला दोनों तरफ से बराबर था। और देवानंद साहब और दिलीप कुमार साहब, उनकी दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। कुछ किस्से हैं दिलीप साहब और देवानंद साहब के आपस के, वो हम जाते जाते ज़रूर सुनना चाहेंगे। मेरा खुद ज़ाती तौर पे इंटरेक्शन रहा है दोनों शख्सियतों से। बड़ा मुख्तलिफ मामला था कि देव साहब के यहाँ आप जाइए बैठिए तो वक्त भागता था। वो एक जगह बैठते नहीं थे, ऑफिस में पूरी जगह कूदते रहते थे, ये करूँगा वो करूँगा। कक्कू कहते थे, जब त्रिनेत्र वाजपेयी नाम है, कक्कू के नाम से जाना जानता हूँ। देव साहब भी कहते थे, दिलीप साहब भी कहते थे, कक्कू मैं ये करूँगा, कक्कू मैं वो करूँगा। और वो टाइम वॉज फ्लाइंग एट जेट स्पीड व्हेन यू आर विद देवानंद एंड ही इंस्पायर्ड यू। मैंने काफ़ी कुछ किया था, बहुत सी फैक्ट्रियाँ लगाई थी। मैंने सोचा था मैं 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊँगा और आराम करूँगा, किताबें लिखूँगा, म्यूज़िक सुनूँगा। उन्होंने कहा व्हेन यू आर नॉट टायर्ड हाउ कैन यू रिटायर, ये देवानंद के लफ्ज़ थे। और मैंने कहा आई विल डाई विद माई बूट्स ऑन। देव साहब, मैंने वादा किया था उनको। दिलीप साहब के यहाँ आप जाइए तो आप यू गॉन बैक इन टाइम, आपको लगेगा कि मैं किसी बड़े ज़बरदस्त महल में आ गया हूँ, मुगलिया दौर में आ गए, मुगलिया दौर में आ गया। और क्या वक्त ठहर जाता था और एक मैग्नेटिक पावर आपको ड्रॉ करती थी into that domain of Dilip Kumar, which was very different from the filmy domain in which he was. तो फिर वो बहुत ही मुख्तलिफ मामला था। वहाँ वक्त ठहरा रहता था, वो कहते बैठो, बात करते थे, और जिस तरह वो डायलॉग बोलते थे उतने ही धीमे अंदाज में बोलते थे। मैंने कहा आपको सुनाई पड़ रहा है? मैंने कहा क्यों पूछ रहे थे यूसुफ साहब? तो बिल्कुल सुनाई पड़ रहा है। कहते नहीं भाई, मैं जब फिल्म करता हूँ तो मुझसे रिकॉर्डिंग बोलता है कि यूसुफ यहाँ कांटा उठ नहीं रहा है, बोलो। तो इस तरह का होता था। तो बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी थी, लेकिन एज एन एक्टर एंड एज ह्यूमन बीइंग दोनों बेमिसाल थे।
दोनों देवानंद भी दिलीप कुमार, राज कपूर भी, जी तो ट्रिनिटी थी जिसको कहा जाता जी है। अब ये होता था कि वो कभी ही वुड नॉट बी ओपनली क्रिटिकल ऑफ एनीबॉडी, नीदर देवानंद। बातें तो किया करते होंगे ना आपके साथ कभी, ही यूज्ड टू स्पीक अबाउट देवानंद और राज कपूर साहब। हाँ बहुत दोस्ती थी, हाँ, बहुत जबरदस्त दे वर दोस्ती वेरी थी। गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड। और इनकी दोस्ती नासिर खान जो उनके छोटे भाई थे जी। दिलीप साहब के, उन्होंने कराई थी। दे वर वेरी गुड फ्रेंड, देवानंद एंड नासिर खान, उन्होंने कराई थी। और ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, एंड देवानंद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ दिलीप साहब। और देवानंद साहब की जो किताब है देखिए, जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ, उसमें उन्होंने लिखा है अबाउट हिज इंट्रोडक्शन टू दिलीप कुमार, द ग्रेटेस्ट एक्टर एवर, द ग्रेटेस्ट बिगेस्ट स्टार एवर ऑफ हिंदी सिनेमा दिलीप कुमार। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल वाला लिख सकता है। सही, बिल्कुल, जो खुद भी एक बहुत ही बड़े ग्रेटेस्ट एक्टर रहे, वो दूसरे के बारे में देखिए। जी वाजपेयी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में शिरकत फरमा रहे और दिलीप साहब पर इतनी बातें, इतनी यादें आपने ताज़ा करी। मैं इंतहाई शुक्रिया आपका अदा करता हूँ तहे दिल से। उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा। दिलीप साहब के ऊपर एक ऐसी शख्सियत जिनका कोई तोड़ नहीं है, एक ऐसे अदाकार जो बिल्कुल अनमोल है। इनके नक्शे कदम पर कौन भला नहीं चलना चाहता होगा और चाहता है। वेल, आज इतना ही। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, और अच्छी फिल्में और अच्छा संगीत सुनने के शौकीन हो जाइए, आदी हो जाइए। अच्छी फिल्में बहुत कुछ हमें सिखा के जाती हैं और अच्छा संगीत हमें काफ़ी मज़ेदार इंसान बनाता है। इन्हीं बातों के साथ इजाज़त। लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nw18.com पर। मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। टिल देन